हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। तो चलिए गाइस, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम जो है अर्थवॉर्म में डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें एक लास्ट सिस्टम बचा है जिसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, जो अर्थवॉर्म होता है वो एक बायसेक्सुअल एनिमल होता है। कैसा एनिमल होता है? बायसेक्सुअल एनिमल्स होता है। डैट मीन्स मेल और फीमेल जो है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट होंगे, एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होंगे। अर्थवॉर्म के केस में ऐसा नहीं है कि एक अर्थवॉर्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा तो दूसरे अर्थवॉर्म में क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। जितनी भी स्पीसीज होंगी अर्थवॉर्म की, सभी की सभी बायसेक्सुअल होंगी। बायसेक्सुअल या दूसरा टर्म हम इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोसेक्स भी बोल सकते हैं, मोनोसेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक ही अर्थवॉर्म में आपको मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम यदि बात करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जैसे कि हम इससे पहले के एनिमल्स में पढ़ते आए हैं, टेस्टिस प्रेजेंट होंगे, सेमेनल वेसाइकल प्रेजेंट होगी, वेस एफरेंशिया प्रेजेंट होगी एंड और बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब इसका जो, क्योंकि ये ज़्यादा हायर एनिमल नहीं है तो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है और जो फीमेल है वो भी ज़्यादा डेवलप नहीं है। कहने का मतलब ये है कि हमें दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ज़्यादा कुछ जो है स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस नहीं करना है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स या कौन कौन से पार्ट्स जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अर्थवॉर्म की जो बॉडी है कैसी है, सेगमेंटेड बॉडी है। सेगमेंटेड बॉडी है तो मैंने आप लोगों को जब इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ाई थी तो बताया था कि इसकी बॉडी में 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th ये जो सेगमेंट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो इसमें 5th और 6th के बीच 1 पेयर, 6th और 7 के बीच 1 पेयर, 7, 8 के बीच 1 पेयर, 8 और 9 के बीच 1 पेयर। कहने का मतलब ये है कि अर्थवॉर्म की बॉडी में 4 पेयर स्पर्मेथिका जो हैं प्रेजेंट्स होते हैं। स्पर्मेथिका क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पर्मेथिका। ठीक, इनका फंक्शन क्या है ये हम जो है जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ते चलेंगे तो मैं वहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले आप बस इतना याद रखिए कि 5th और 6th जो सेगमेंट है इनके बीच में 1 पेयर प्रेजेंट होंगे, 6 और 7 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 8 और 9 के बीच में। इस तरीके से कुल मिलाकर 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका जो है अर्थवॉर्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? टेस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, टेस्टिस की बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो होता क्या है कि एनिमल जो अर्थवॉर्म होता है इसकी बॉडी में, ध्यान से देखिए, एक तो 10 वाला सेगमेंट देखिए और एक आप देखिए 11 वाला सेगमेंट। दोनों सेगमेंट में आपको कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो है दिख रहा होगा, बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसे हम कहते हैं टेस्टिस सैक, इसे हम बोलते हैं टेस्टिस सैक। ठीक है, टेस्टिस सैक। तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा टेस्टिस सैक के बारे में। कौन से सेगमेंट्स में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 10 और 11 सेगमेंट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? कुछ बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। दीज आर नोन एज टेस्टिस सैक। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस सैक होते हैं, ये जो टेस्टिस सैक होते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन ये होता है कि यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे तो टेस्टिस सैक में आप लोगों को 1 पेयर ऑफ, ऊपर की तरफ देखिए, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई दे रहे होंगे। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया हुआ है, दीज आर नोन एज टेस्टिस। ठीक है, अब जब टेस्टिस सैक 1 पेयर है तो नॉर्मल सी बात है, 2 पेयर्स है तो जो टेस्टिस होंगे वो भी कितने होंगे? 2 पेयर्स होंगे। तो अर्थवॉर्म में टेस्टिस सैक की संख्या कितनी होती है? 2 पेयर्स होती है, 2 पेयर्स होती है। और टेस्टिस सैक में क्या लगे रहते हैं? टेस्टिस लगे रहते हैं। और क्योंकि एक सैक में कितने टेस्टिस हैं? 1 पेयर टेस्टिस हैं तो टेस्टिस सैक कितने हैं? 2 पेयर्स है। 2 पेयर्स में कितने टेस्टिस होंगे बच्चों? 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस। 2 पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट इन किसमें? टेस्टिस सैक। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि टेस्टिस सैक होते हैं, 10 और 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, ये भी किस में प्रेजेंट होंगे? 10 और 11 सेगमेंट्स में प्रेजेंट होंगे, 10 और 11 सेगमेंट्स में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक, अब हम किसी भी एनिमल के टेस्टिस की बात करते हैं तो टेस्टिस में
प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस में क्या प्रोसेस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद क्या बनता है? क्या बनता है भाई बताओ, मैंने कितनी बार रिपीट कर दिया। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद बनता है स्पर्म्स। ठीक, स्पर्म्स बनता है। तो अब ध्यान से सुनिए कि जब टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो सबसे पहले बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। क्या बनती हैं? स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। अब देखिए, यदि आपको 10 पेयर वाला जो टेस्टिस सैक दिख रहा है तो इसमें आप लोग देख रहे होंगे इसमें किसी भी टाइप का क्या है, ये इस तरीके का जो ग्रीन कलर वाले मार्कर से बना हुआ है राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। ये जो आपको ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं दीज आर नोन एज सेमाइनल वेसाइकल। सेमाइनल वेसाइकल। तो यदि हम सेमाइनल वेसाइकल की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक तो 11 में प्रेजेंट होंगे, 11 सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं, और एक कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 12 सेगमेंट पर। तो जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ट्रांसफर कर जाते हैं किसके अंदर? सेमाइनल वेसाइकल के अंदर। सेमाइनल वेसाइकल के अंदर। लेकिन सेमाइनल वेसाइकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 10 और 11 में नहीं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 11 एंड 12 में प्रेजेंट होते हैं। 11 एंड 12 में प्रेजेंट होते हैं। तो अब मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। यहाँ पर हमने क्या स्टार्ट किया है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया। उसमें हमने 3 स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक हमने पढ़ा है टेस्टिस सैक, एक हमने पढ़े हैं टेस्टिस, एक पढ़ा है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, हमने देखा क्या है कि जो अर्थवॉर्म की बॉडी के जो 10 और 11 सेगमेंट होते हैं उस पे वन पेयर बैग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं? टेस्टिस सैक प्रेजेंट होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा कि वन पेयर टेस्टिस सैक के अपर पोर्शन पर राउंडेड स्ट्रक्चर्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या है? टेस्टिस हैं। अब यहाँ पर क्योंकि वन पेयर ऑफ टेस्टिस सैक प्रेजेंट है तो एक पेयर क्या प्रेजेंट होते हैं? टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, जिस वजह से वन पेयर टेस्टिस सैक में कितने प्रेजेंट होंगे? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस। यानी कि 2 टेस्टिस सैक में कितने टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं? 4 टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? 1 पेयर टेस्टिस सैक प्रेजेंट होते हैं जिसमें कितने? 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। अब टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है? किसी भी अर्थवॉर्म के अंदर या किसी भी एनिमल के अंदर टेस्टिस का फंक्शन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल का फॉर्मेशन करना। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कौन सी होती हैं? स्पर्म्स होती हैं। तो स्पर्म्स के फॉर्मेशन के लिए स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो किसके अंदर होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। इसी तरीके से अर्थवॉर्म के अंदर भी टेस्टिस के अंदर किसका प्रोसेस होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, जिसके बाद बनते हैं स्पर्म्स। लेकिन इससे पहले आप लोग एक बात को ध्यान रखिए कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है तो उसमें एक टाइप की सेल्स बनती हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 10 वाले सेगमेंट को छोड़ दीजिए, 11 और 12 वाले सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं 2 पेयर ऑफ सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, सेमाइनल वेसाइकल प्रेजेंट होते हैं। तो जब टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है ट्रांसफर हो जाते हैं किसके अंदर? सेमाइनल वेसाइकल के अंदर। सेमाइनल वेसाइकल के अंदर जो ये स्पर्मेटोगोनिया है वो ट्रांसफर हो जाती है। ठीक, मैंने वही लिखा है कि जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं सेमाइनल वेसाइकल्स में। किस चीज़ के लिए? स्पर्म्स में कन्वर्ट होने के लिए। तो सेमाइनल वेसाइकल का फंक्शन क्या होता है? सेमाइनल वेसाइकल्स में आई हुई स्पर्मेटोगोनिया क्या है? मैच्योर होती हैं और मैच्योर होके कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। पहले स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया किस में जाती हैं? सेमाइनल वेसाइकल्स में जाती हैं। सेमाइनल वेसाइकल्स में जाने के बाद जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो मैच्योर होती हैं। मैच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें? स्पर्म्स में। अब ये जो स्पर्म्स हैं मैच्योर होने के बाद किस में पड़े रहेंगे? अभी ये पड़े हुए हैं किसके अंदर? सेमाइनल वेसाइकल के अंदर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इन्हीं टेस्टिस सैक में कुछ फनल शेप जो है स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं टेस्टिस फनल।
टेस्टिस फनल। ठीक, जब सेमाइनल वेसाइकल्स में जो स्पर्म्स है मैच्योर हो जाते हैं तो वो स्पर्म्स इन किस में, इन फनल्स में क्या है, ट्रांसफर हो जाते हैं। किससे? सेमाइनल वेसाइकल से। तो मैं यहाँ अब दोबारा से लिखूंगी कि जो स्पर्म्स हैं आफ्टर मैच्योरेशन, जो स्पर्म्स हैं वो कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चों? वो ट्रांसफर हो जाते हैं टेस्टिस फनल में, टेस्टिस फनल में। और टेस्टिस फनल जो है ये नीचे की तरफ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होते हैं और इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को नाम देते हैं वैस डिफरेंशिया। क्या नाम देते हैं? वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया। तो जब फनल शेप स्ट्रक्चर्स में जो स्पर्म्स है जब वो ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम द सेमाइनल वेसाइकल्स तो फिर ये किस में एंट्री कर लेते हैं? वैसा डिफरेंशिया में एंट्री कर लेते हैं। अब देखिए ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये वैसा डिफरेंशिया है, ये नीचे की तरफ जाकर दो ग्लैंड से अटैच होते हैं, दो ग्लैंड से अटैच होते हैं। इन्हें हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, अब देखिए जो स्पर्म्स हैं वो वैसा डिफरेंशिया से होते हुए किस में ट्रांसफर करेंगे? किस में ट्रांसफर करते हैं? ये ट्रांसफर कर देते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड में। अब प्रोस्टेट ग्लैंड है तो नॉर्मल सी बात है वो सिक्रेशन करेगा। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन होता है वो किस में मिल जाता है? इन आए हुए स्पर्म्स में मिल जाता है। स्पर्म्स और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं और ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है ये 17 सेगमेंट से लेकर लास्ट 25 सेगमेंट्स तक क्या है, ये फैली रहती है। अब देखिए इसी प्रोस्टेट ग्लैंड से और ट्यूब जो है अटैच होती है, एक और ट्यूब अटैच होती हैं या वन पेयर ऑफ ट्यूब अटैच होती हैं और स्पर्म्स जो हैं वो इन ट्यूब में क्या है, ट्रांसफर कर जाते हैं और विद द हेल्प ऑफ मेल जेनिशल पोर अर्थवॉर्म की बॉडी के बाहर एग्जिट हो जाती हैं। आई बात समझ में? ये जो आप लोगों को ये पोर दिखाई दे रहे हैं इसे बोलते हैं मेल जेनिशल पोर। कहाँ प्रेजेंट होता है? 18th सेगमेंट पे, 18th सेगमेंट्स पे, पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। 18th सेगमेंट्स पे प्रेजेंट होता है। और ये जो कॉमन डक्ट होती है, कॉमन डक्ट तो कहलाएगी क्योंकि इस डक्ट की सहायता से स्पर्म्स भी ट्रांसफर हो रहे हैं और इसी डक्ट से सहायता से जो प्रोस्टेटिक सिक्रेशन है वो भी क्या कहते हैं, ट्रांसफर हो रहा है। तो इसको डक्ट को बोलते हैं कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट। ठीक है, तो जो आए हुए स्पर्म्स हैं वो किससे? कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट की सहायता से जेनिशल पोर में ट्रांसफर हो जाते हैं और ये जेनिशल पोर अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस के 18th सेगमेंट पे क्या है, ओपन हो जाते हैं। और फिर जब कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा तो ये स्पर्म्स क्या होंगे, ये एग्जिट हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ जेनिशल पोर। ठीक है, आई बात कुछ समझ में? अब यहाँ से हम थोड़ा सा दोबारा से रिपीट करते हैं। देखिए हमने पढ़ा कि जो अर्थवॉर्म होता है कैसा एनिमल होता है? बायोसेक्सुअल एनिमल होता है। इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक ही एनिमल में प्रेजेंट होगा, एक ही अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होगा और फीमेल भी सेम अर्थवॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक, अब होता क्या है, जो इसके 10 और 11 सेगमेंट होते हैं उस पर वन पेयर ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिस सैक कहते हैं। टेस्टिस सैक के अपर पोर्शन पर राउंडेड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 2 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अब इन टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनती हैं। ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स सेमाइनल वेसाइकल्स में ट्रांसफर हो जाती हैं। सेमाइनल वेसाइकल्स 11 एंड 12 सेगमेंट्स पर अरेंज होते हैं। सेमाइनल वेसाइकल्स में आकर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं वो मैच्योर होती हैं और स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब ये स्पर्म्स इन सेमाइनल वेसाइकल्स से ट्रांसफ़र कर जाते हैं किसमें? टेस्टिस फनल में। और टेस्टिस फनल में आने के बाद जो स्पर्म्स हैं कहाँ ट्रांसफ़र कर जाते हैं? वैसा डिफरेंशिया में, और वैसा डिफरेंशिया में स्पर्म्स जो होते हैं ट्रांसफ़र कर जाते हैं किसमें? ग्लैंड में, जिस ग्लैंड को क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड।
प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, अब प्रोस्टेट ग्लैंड्स में जो है स्पर्म्स पड़े रहते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड्स एक टाइप का सिक्रेशन का काम करती है। तो जो सिक्रेशन होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का वो आए हुए मैच्योर स्पर्म्स में क्या है ऐड हो जाता है। और जब स्पर्म्स में ऐड हो जाता है तो ये स्पर्म्स किसकी सहायता से, एक कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट की सहायता से पोर्स में चले जाते हैं। इन पोर्स को बोलते हैं मेल जेनिशल पोर, जो अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस के 18 सेगमेंट्स की सहायता से क्या है बॉडी के बाहर ओपन हो जाते हैं, बॉडी के बाहर ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया है, हमें यहाँ पे मिल गया है मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी कि स्पर्म्स मिल गए हैं। अब हमें फर्टिलाइजेशन कराना है, तो फर्टिलाइजेशन कराने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की यानी कि ओवम की या ओवा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं अब इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। देखिए, यदि हम इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो वो ज़्यादा कुछ वेल डेवलप नहीं होता है। मेल में तो फिर भी आप लोगों को बहुत सारे स्ट्रक्चर जो है देखने को मिल गए, लेकिन फीमेल में क्या होता है, ध्यान से देखिए। फीमेल में जो 12 और 13 सेगमेंट का जो सेप्टा होता है, ये जो आपको सेप्टा दिखाई दे रहा है, इस पे ये नीचे, या मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 12 और 13 का जो सेप्टा होता है, सेगमेंट का जो सेप्टा होता है, उसके लोअर पोर्शन पर 1 पेयर ऑफ ओवरीज जो है प्रेजेंट होती है, 1 पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। अब नॉर्मल सी बात है भैया, जैसे टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस के बाद स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है, इसी तरीके से ओवरीज में, ओवरीज के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है विद द हेल्प ऑफ oogenesis। oogenesis, ठीक, विद द हेल्प ऑफ oogenesis। ठीक, अब ओवरीज में किसका फॉर्मेशन हो गया, ओवा का फॉर्मेशन हो गया। अब जब ओवा का फॉर्मेशन हो गया तो ओवा भी ना किसी पोर की सहायता से, किसी न किसी डक्ट की सहायता से बॉडी के बाहर एग्जिट करेंगे। तो होता क्या है कि ये ओवरीज जो है अगेन नीचे की तरफ जाकर, यहाँ पे देखिए ध्यान से, नीचे की तरफ जाकर फनल से अटैच होती है। जिस तरीके से टेस्टिस सैक में टेस्टिस फनल्स प्रेजेंट थे, इसी तरीके से ओवरीज के नीचे की तरफ भी क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज के नीचे की तरफ भी ओवरीज फनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ओवरीज फनल्स प्रेजेंट होते हैं, ओवरीज फनल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या ट्रांसफर कर जाते हैं, ओवा ट्रांसफर कर जाते हैं। ओवरीज फनल प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो ओवा है वो ट्रांसफर कर जाते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं इसे रिफिल कर लूं। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ओवरीज में किसका फॉर्मेशन हुआ, ओवा का फॉर्मेशन हुआ, और ये ओवा जो है कहाँ ट्रांसफर कर जाते हैं, ओवरीज फनल में ट्रांसफर कर जाते हैं। ठीक, अब देखिए, अब ये ओवरीज फनल भी नीचे की तरफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होती हैं, जिन्हें हम नाम देते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट, अब जो ओवरीज हैं वो कितनी है संख्या में, 1 पेयर है, तो ओविडक्ट भी कितनी होती हैं, 1 पेयर होती हैं। तो ओवरीज फनल में जो ओवा आ चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, अब वो कहाँ ट्रांसफर कर जाते हैं, ओविडक्ट में ट्रांसफर कर जाते हैं, ओविडक्ट में ट्रांसफर कर जाते हैं। और ओविडक्ट में आए हुए ओवा एक पोर की सहायता से अर्थवॉर्म की बॉडी के बाहर क्या है, एग्जिट हो जाते हैं। और दिस पोर इज नोन एज फीमेल जेनिशल पोर, जो प्रेजेंट होता है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये है इसका फीमेल जेनिशल पोर, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, 14th सेगमेंट पर। कहाँ प्रेजेंट होता है, 14th सेगमेंट पर। तो ये हो गया इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, मेल में हम लोगों ने इतने सारे पार्ट्स पढ़े, लेकिन फीमेल में हमने सिर्फ 3 चीज़ें पढ़ी। क्या पढ़ी, एक तो ओवरीज पढ़ी, एक हमने उसके ओवरीज फनल्स पढ़े, और एक हमने क्या पढ़ा, ओविडक्ट पढ़ा, और एक फीमेल जेनिशल पोर पढ़ा। वो तो मेल जेनिशल पोर की तरह है। ठीक है, ओवरीज में किसका फॉर्मेशन हुआ, ओवम का फॉर्मेशन या ओवा का फॉर्मेशन हुआ विद द हेल्प ऑफ oogenesis। ठीक, जब ओवा का फॉर्मेशन ओवरीज के अंदर हो जाता है तो जो ओवा होते हैं वो ट्रांसफर कर जाते हैं ओवरीज फनल में। ओवरीज फनल नीचे की तरफ 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती हैं, दीज आर नोन एज ओविडक्ट। अब ओविडक्ट में जो है ओवा ट्रांसफर कर जाते हैं, और ओविडक्ट से होते हुए एक फीमेल जेनिशल पोर की सहायता से अर्थवॉर्म की वेंट्रल सरफेस से जो ओवा है वो बॉडी के बाहर क्या है,
रिलीज हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि जो मेल जेनिशल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस पर, लेकिन 18th सेगमेंट पर, और होते कितने हैं, 1 पेयर होते हैं। लेकिन जो फीमेल जेनिशल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है वेंट्रल सरफेस के 14th सेगमेंट पर, लेकिन होता कैसा है, सिंगल होता है। तो ये बात हो गई इसके फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की। ठीक है, अब हम लोगों को क्या मिल चुका है, स्पर्म्स मिल चुके हैं, ओवा मिल चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का स्टेप होता है। अब इससे पहले जब हमने फ्रॉग पढ़ा था या हमने कॉकरोच पढ़ा था, तो उसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, यदि कॉकरोच की बात करते हैं तो ऊथिका बने थे और क्या कहते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ था, फिर दैन फर्टिलाइज, ये सब कुछ हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को याद रखनी है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है, फर्टिलाइजेशन का जो इसमें टाइप होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरा फर्टिलाइजेशन जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब एक ही अर्थवॉर्म के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव भी सिस्टम भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव भी सिस्टम प्रेजेंट है, तो हम एक ही अर्थवॉर्म के मेल और फीमेल फ्यूज्ड क्यों नहीं कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे कि एक नेचुरली बात है, जो नेचर में जो है सेल्फ फर्टिलाइजेशन जो है इतना एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यदि मतलब कह दे कि सेम स्पीसीज यदि बन जाती हैं, सेम प्रजाति यदि बन जाती हैं, जो जीन पूल है उनमें यदि कुछ चेंज नहीं होता है तो नई जनरेशन में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, जिस वजह से एनवायरनमेंट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन को क्या है, इतना एग्जिस्टमेंट नहीं माना जाता है। तो जिस वजह से अर्थवॉर्म के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है कि उनके अंदर अपने आप भी मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। ठीक है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं। होता क्या है, सपोज डैट कि मान लीजिए एक अर्थवॉर्म ये हो गया, ठीक है, और एक अर्थवॉर्म ये हो गया। ठीक है, एक अर्थवॉर्म ये हो गया। अब दोनों ही अर्थवॉर्म हैं, दोनों ही अर्थवॉर्म में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे, लेकिन दोनों अर्थवॉर्म के आपस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। होता क्या है अभी देखते हैं। होता ये है कि जैसे एक ये हो गया अर्थवॉर्म, एक ये हो गया, तो इसके 18th सेगमेंट है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो स्पर्म्स हैं वो 18th सेगमेंट से जो है बॉडी के बाहर एग्जिट होंगे, और इसका भी जो 18th सेगमेंट होगा। अब होता क्या है कि जो एक दूसरे के जो अर्थवॉर्म के जो स्पर्म्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। कैसे एक्सचेंज होते हैं कि जब दो अर्थवॉर्म एक दूसरे के पास आते हैं, तो मैंने बताया ना कि अर्थवॉर्म के वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। अब सपोज डेट मान लीजिए एक तो क्या है, वेंट्रल सरफेस पर पड़ा हुआ है, और दूसरा अर्थवॉर्म आया और क्या हुआ, वेंट्रल डोर्सल सरफेस से अटैच हो गया, तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बताया ना कि जो जेनिशल पोर हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि मान लीजिए ये दो अर्थवॉर्म हैं, ठीक है, एक अर्थवॉर्म ये हो गया, एक अर्थवॉर्म ये हो गया, दोनों की ये कैसी हो गई, वेंट्रल सरफेस हो गई। वेंट्रल सरफेस तो है, लेकिन दोनों ये ऐसे अटैच नहीं होते हैं। ये दोनों वेंट्रल सरफेस से तो अटैच होंगे आकर, क्योंकि दोनों के जो जेनिशल पोर हैं वो वेंट्रल सरफेस पर अटैच हैं ड्यूरिंग कॉपुलेशन, लेकिन ये ऐसे अटैच ना होकर ऐसे अटैच होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? यानी कि एक अर्थवॉर्म का एक माउथ का एरिया यदि राइट साइड होगा तो दूसरे अर्थवॉर्म का राइट साइड ना होकर लेफ्ट साइड होगा, जिस वजह से एक अर्थवॉर्म का जेनिशल पोर जो है अपर साइड पे चला जाता है और एक का लोअर साइड पे चला जाता है। तो इस तरीके का जो अटैचमेंट होता है बोथ अर्थवॉर्म, इस टाइप के अटैचमेंट को बोलते हैं जस्टापोजिशन। तो याद रखना कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन या बिफोर फर्टिलाइजेशन जो अर्थवॉर्म होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं, किस पोजीशन में, जस्टा पोजीशन में।
जस्टा पोजीशन में, यानी कि दोनों अर्थवैम वेंट्रल सरफेस से तो अटैच होंगे, लेकिन कैसे होंगे, दोनों अपोजिट साइड पर अटैच होंगे। एक अर्थवॉर्म का जो जेनिशियल पोर वाला एरिया है वो राइट साइड होगा, तो दूसरे का कैसा होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो इस टाइप के अटैचमेंट को बोलेंगे हम अर्थवॉर्म के अंदर जस्टा पोजिशन अटैचमेंट। ठीक है, अब जैसे जब ये दोनों जस्टा पोजिशन अटैचमेंट में अटैच हो जाते हैं और दोनों के बीच कॉपुलेशन का प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कॉपुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, कॉपुलेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो एक अर्थवॉर्म के जो स्पर्म्स होते हैं वो दूसरे अर्थवॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे और दूसरे के पहले अर्थवॉर्म में ट्रांसफर हो जाएंगे, यानी कि एक्सचेंज ऑफ स्पर्म्स हो जाएगा। लेकिन जो स्पर्म्स जो हैं जब ट्रांसफर होते हैं तो वो होते हैं स्पर्मेटोफोर की फॉर्म में। ठीक, हमेशा याद रखना, जब स्पर्म्स का एक्सचेंज होता है बिटवीन टू अर्थवॉर्म तो किसकी फॉर्म में होता है, स्पर्मेटोफोर के फॉर्म में होता है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया था कि इसके 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट्स पर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिका प्रेजेंट होते हैं। जब दो अर्थवॉर्म के बीच स्पर्मेटोफोर्स का एक्सचेंज हो जाता है तो अर्थवॉर्म के अंदर स्पर्म्स जाकर या स्पर्मेटोफोर जाकर कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं, स्पर्मेथिका में कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस बात को कि स्पर्मेथिका का क्या फंक्शन है, आफ्टर कॉपुलेशन स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स का जो फंक्शन है किसके अंदर होता है, स्पर्मेथिका के अंदर होता है। ठीक है, अब देखिए स्पर्मेथिका के अंदर क्या आ गए, स्पर्म्स आ गए, लेकिन किसके, दूसरे अर्थवॉर्म के, ना कि उसी अर्थवॉर्म के जिसके हम स्पर्मेथिका की बात कर रहे हैं। ठीक, और जिस अर्थवॉर्म के अंदर स्पर्म्स आए हैं दूसरे अर्थवॉर्म के, तो उस अर्थवॉर्म के अपने भी तो क्या होंगे, ओवम तो होंगे ना। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे ओवन, उसके जेनिशियल पोर में प्रेजेंट होंगे या उसके ओविडक्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के समय यदि आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि अर्थवॉर्म की बॉडी में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं क्लाइटेलम। क्या बोलते हैं, क्लाइटेलम। ठीक है, कैसा पार्ट बताया था मैंने, उसका ग्लैंडुलर पार्ट बताया था। तो होता क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो क्लाइटेलम जो होता है वो सिक्रेट कर देता है किसका, कोकून का सिक्रेशन जो है क्लाइटेलम से हो जाता है। और कोकून के अंदर फर्टिलाइजेशन के समय क्या ट्रांसफर हो जाते हैं, स्पर्म्स एंड ओवम। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। यदि पूछा जाए कि अर्थवॉर्म के अंदर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ पाया जाता है, तो वो किस में पाया जाता है, कोकून में पाया जाता है। ठीक है, कोकून में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, जो स्पर्म्स और ओवम है वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं और किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, फर्टिलाइज्ड एग का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब ये कोकून इन फर्टिलाइज्ड एग के साथ क्या है, फर्टिलाइज्ड एग के साथ जो है थ्रो आउट कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी ऑफ वर्म, यानी कि जिस भी वर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है तो जब उसके अंदर क्लाइटेलम से कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है तो कोकून के अंदर जब क्या फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइज्ड एग बन जाते हैं, तो कोकून विद फर्टिलाइज्ड एग वर्म के बॉडी से थ्रो आउट कर दिया जाता है, बाहर थ्रो आउट कर दिया जाता है, किसमें, सॉइल में। ठीक है, किसमें, सॉइल में। अब सॉइल में क्या प्रेजेंट है बच्चों, कोकून प्रेजेंट है जिसमें क्या प्रेजेंट है, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है। अब इसमें स्टार्ट होता है डेवलपमेंट। लेकिन कोकून के अंदर जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो लगभग 3 हफ्ते तक क्या है, पड़े रहते हैं। जब उनके अकॉर्डिंग कंडीशन आती है, फेवरेबल कंडीशन आती है, आफ्टर 3 वीक्स क्या कहते हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो 3 वीक के बाद वो कोकून को पेनिट्रेट करके, कोकून को भेद कर उससे लगभग 2 to 20 कितने, 2 to 20 स्मॉल वर्म्स जो होते हैं, वो थ्रो आउट हो जाते हैं।
होता क्या है कि जब कोकून सॉइल में 3 वीक तक पड़ा रहता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, लगभग 2 से 20 की संख्या में किसका फॉर्मेशन हो जाता है, छोटे छोटे वर्म्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक, अब वो वर्म्स क्या है भाई, कोकून के अंदर पड़े पड़े पक गए ना, अब उन्हें बाहर निकलना है, तो आफ्टर 3 वीक्स वो क्या कर देते हैं, कोकून की वॉल को पेनिट्रेट करने लगते हैं, कोकून की वॉल को पेनिट्रेट करने लगते हैं, उसको भेद देते हैं, उसको हैच आउट कर देते हैं। जितने भी वर्म्स होते हैं 2 to 20 की काउंटिंग में क्या होते हैं, वो कोकून से रिलीज होने लगते हैं। रिलीज होने के बाद सॉइल में पड़े रहेंगे, सॉइल में फिर वही अपना प्रोसेस शुरू करेंगे, उन्हें खाते रहेंगे, अपनी बॉडी को क्या है लेंथ में बढ़ाते रहेंगे। इस तरीके से जो है अर्थवर्म जो है पूरे एक कंप्लीट अर्थवर्म में क्या है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका डेवलपमेंट। जैसे कि हमने यदि कॉकरोच और फ्रॉग की बात करें तो कॉकरोच और फ्रॉग में जब हमने डेवलपमेंट पढ़ा था तो हम लोगों ने उसके डेवलपमेंट में पढ़ा था कि कॉकरोच का या फ्रॉग का जब डेवलपमेंट होता है तो उनके बीच में एक लार्वल स्टेज होती है। ठीक है, जिस वजह से उनका जो डेवलपमेंट था वो इनकम्प्लीट डेवलपमेंट था। लेकिन यदि हम अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म के डेवलपमेंट में किसी भी तरह की कोई भी लार्वल स्टेज नहीं पाई जाएगी। देखा ना आपने कि जब फर्टिलाइज्ड एग बने, फर्टिलाइज्ड एग तुरंत ही कोकून के साथ थ्रो आउट हो गए सॉइल के अंदर, सॉइल में वो 3 हफ्ते तक पड़े रहे, कोकून के अंदर ही किसका फॉर्मेशन होता रहा, स्मॉल वर्म्स का फॉर्मेशन होता रहा। फिर आफ्टर 3 वीक्स क्या होते हैं, वो पेनिट्रेट करके सारे के सारे वर्म्स जो हैं कोकून के बाहर आ जाते हैं। देन मिट्टी को खा खा के अपनी ग्रोथ करके एक अडल्ट वर्म में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट में कहीं भी आपको किसी भी टाइप की लार्वल स्टेज दिख रही है नहीं ना, तो इसका जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। डायरेक्ट ही फर्टिलाइज्ड एग से किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अडल्ट अर्थवर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। ना ही कोई निम्फ बनता है, ना ही कोई टैडपोल बनता है, ना ही कोई लार्वल स्टेज बनती है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा रिप्रोडक्शन अर्थवर्म के अंदर। ठीक है, मेल पढ़ा, फीमेल पढ़ा, देन कॉपुलेशन पढ़ा, देन फर्टिलाइजेशन पढ़ा, एंड देन हमने किसका फॉर्मेशन कर दिया, वर्म्स का फॉर्मेशन कर दिया। अर्थवर्म फिर वही मैंने आप लोगों को जब इसकी स्टार्टिंग करी तभी बताया था कि वर्मी कोस्टिंग में हेल्प करता है। वर्मी कोस्टिंग का मतलब ये है कि जब ये सॉइल में रहता है तो सपोज डैट किसी खेतों की सॉइल में रह रहा है, मिट्टी में रह रहा है, तो उनमें मिट्टियों को क्रैक करता रहता है, छेद करता रहता है, मिट्टी के साथ कंबाइन होकर ये क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, उसकी मैन्यूर बनाता है खेतों के लिए, जिस वजह से ये वर्मी कंपोजिटिंग का फंक्शन करता है। फ्रेंड्स होता है फार्मर का, क्योंकि भैया जब मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा तो कहीं ना कहीं वो किसको बेनिफिशियल होती है, किसानों के खेतों के लिए बेनिफिशियल होती है। दैट्स वाई इनको हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर भी बोलते हैं। तो सो गाइस इस तरीके से 7th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो मैंने अपने लेक्चर में आप लोगों के साथ डिस्कस ना किया हो। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोग यदि मुझे बताएंगे और आप लोगों को ज़रूरत है कि मैं किसी टॉपिक को अगेन रिपीट करूँ तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर रिपीट करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए आप अच्छे से मेरे सारे लेक्चर्स को देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो होगा चैप्टर नंबर 8, जो होगी सेल। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स वॉचिंग फॉर माई वीडियो।